वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ मार्च 16th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट एनालिसिस। तो पहली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ है दैट्स रिगार्डिंग द रिजर्वेशन एंड वैकेंसी इन IIMs, IITs एंड अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। तो न्यूज़ ये है कि लोकसभा में जो मिनिस्टर है उन्होंने पुटअप ये किया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ये फैक्ट बताया है, दिस इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट बताया है कि जो प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज़ थी रिजर्वेशन के थ्रू, उसमें से काफ़ी वैकेंट है। मतलब जो वैकेंसीज़ भरी जानी चाहिए थी रिजर्व कैटेगरीज़ में, SC ST OBC में, वो नहीं भरी जा रही है इस लेवल पे। इससे कई कारण हो सकते हैं कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सूटेबल लोग नहीं मिल रहे हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है हमारे लिए, ये तो एक फैक्ट हुआ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो 50% इंदिरा साहनी केस में जो 50% का कैप लगाया गया था रिजर्वेशन पे, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, जॉब्स में हो, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुनवाई हो रही है एंड सुप्रीम कोर्ट ने बाकी स्टेट से भी उनकी राय मांगी है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशंस हैं, जितने भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, उनको तैयार कर लेना है ठीक से। और इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आए हैं अलग अलग टाइम पे, वो आपके नोट्स में रहना चाहिए। तो वो आप कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाएंगे और अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उनको आप चेक करेंगे। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, जैसे इंदिरा साहनी केस है, मंडल कमीशन का जजमेंट था मंडल कमीशन के दौरान, तो वो सभी चीज़ों को अपने नोट्स में डाल दीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जरूर आएगा प्रीलिम्स में। तो ये आपकी तैयारी रहे। ओके, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, पहले ही बता दिया। तो इसका अच्छा खासा आप नोट्स बना लेंगे अलग अलग। कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, देन आई विल हेल्प यू आउट। बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये रिजर्वेशंस, कमीशंस कौन कौन से बने, कि कब कितने % मिला, कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में कितना था, फिर कौन से जजमेंट में क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें 100% आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपकी तैयारी रहे, फिर बाद में एग्ज़ाम में जब आए तो फिर आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी। और मैं पढ़ने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ कि एक फैक्ट आएगा, हिंदू चाहे कोई भी आप मटेरियल उठा लो, उसमें एक फैक्ट रहेगा। तो UPSC आपसे ये नहीं पूछेगा कि IIMs में कितने % सीट्स खाली है, कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ये मालूम चल जाएगा, पढ़ने का तरीका ये है कि आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड जितनी अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आप वो इकट्ठी कर लीजिए। तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको आ जाएंगे। तो आप कम से कम आधे घंटे की मेहनत है ये पूरे पे, या 1 घंटे की। अगर आपको पहले से बिल्कुल जीरो तैयारी है तो टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए, पूरा दिन भी लग जाए। लेकिन आप लगातार पॉलिटी वगैरह पढ़ते आ रहे हैं और पहले से फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद का अटैम्प्ट है, तो आपको 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक पे आपका मटेरियल रेडी हो जाएगा। बट वो 1 घंटा आपको 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम में दिला सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटी में ना, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी में मैंने 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बताते रहा हूँ कि 55 से 60 अगर आपके सही है आंसर्स तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। और उस 55 से 60 में से अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस के। तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है या प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होंगे, या ये बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस क्या आएंगे? क्वेश्चन ये आएंगे कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो पॉलिटी है उसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या जजमेंट्स हैं, उसके एनालिसिस के ऊपर आएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो अभी हम कवर करेंगे, ये उस वैसा ही क्वेश्चन है। तो इससे भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझ लीजिए, हुआ क्या है। हुआ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल मूव किया है लोकसभा में, और इस बिल में आप समझिए कि जो एक पहले का बिल है उसको अमेंड किया जा रहा है, 1991 का एक्ट है उसको अमेंड किया जा रहा है। किससे रिलेटेड? ये रिलेटेड है दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसमें गवर्नेंस कैसे होगा, उससे रिलेटेड ये बिल है। कौन सा बिल था? 1991 का बिल है। आर्टिकल है 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट कौन सा था? 69th अमेंडमेंट एक्ट था।
ये ध्यान रहे आपको, ये चीज़ तो यहीं पे आपको इस पेपर में ही मिल गई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट किया मैंने, गवर्नमेंट का मतलब चेंज करके बनाया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट का मतलब हो जाएगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली, वो डिफेक्टो गवर्नमेंट कहलाएंगे। मतलब उनको पावर दी जा रही है एलजी को, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाती है कानून आज की अभी इस टाइम पे, उसमें भी डिस्क्रिशनरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जा रही है। ये आप ये समझ गए। अब इसका बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए। इससे पहले 2018 में ये डिस्प्यूट चला था और ये कोर्ट में गया था और फिर इसको सेटल किया गया था एक प्रिंसिपल पे। तो इस प्रिंसिपल के तहत अभी तक जो लेजिस्लेचर है, दिल्ली की विधानसभा जिसे आप कह सकते हैं, दिल्ली के विधानसभा में अभी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इनको छोड़ के बाकी मुद्दों पे लॉ बनाती है। मतलब ये है सेंटर के पास है, इनके अलावा बाकी मुद्दों पे लॉ, कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर के पास था। अब इसको मॉडिफाई करके इसमें डिस्क्रिशनरी पावर दी जा रही है इनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। नाउ अब इस पे करना क्या है, अभी आपको ध्यान होगा मैंने अभी एक्ट के बारे में एक बताया था आपको, जो नए आईटी रूल आए हैं उसके बारे में आप पूरा डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो आप उसको देखिए और उसको समझिए मैंने कैसे पढ़ाया है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो आपको वैसे ही इस बिल को भी पूरा आपको लेना पड़ेगा और इस बिल को स्टडी करना पड़ेगा। और कैसे स्टडी करना पड़ेगा, ये सेक्शन देखने पड़ेंगे 21, 24, 33, 44, जिसमें कि चेंजेस किए जा रहे हैं। और क्या चेंजेस किए जा रहे हैं आप वो देख लीजिए। मिल कहाँ से जाएगा, आपको गूगल से मिल जाएगा या पीआरएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं, और उनको आप देखेंगे और ये ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेस इसमें किए जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही डिस्प्यूटेड बिल होने जा रहा है ये। क्योंकि ऑब्वियसली जो दिल्ली में है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट है अलग पार्टी की, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और हो सकता है कि ये कोर्ट में भी चैलेंज हो अगर ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल आपकी तैयारी होनी चाहिए और इसमें कोई भी ढिलाई नहीं होगी। मतलब ये इस बिल से रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आएंगे प्रीलिम्स में। तो ये एक्ट है और इसमें फिर आप अगला स्टेप चले जाइए कि बाकी चंडीगढ़ में कैसे है, पुडुचेरी में किस तरीके का गवर्नेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्प्यूट चला था। वहाँ के जो थी किरण बेदी, उनको हटा भी दिया गया था और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पौंडीचेरी या पुडुचेरी में। तो ये जो स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिलेशन है, इससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं उससे 100% क्वेश्चन आने जा रहे हैं 1 या 2 नंबर के। तो उसकी तैयारी आपकी ढंग से होनी चाहिए। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको बता दिया, 1 घंटे आप मेहनत करेंगे इस बिल के ऊपर तो कई पॉइंट्स आप लिख लेंगे। चाहिए तो आप कमेंट्स में भी लिख लीजिए कि इस एक काम करिए, आप कमेंट्स में इसको लिखिए कि ये क्या क्या है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और फिर देन आई विल लुक इनटू दैट सही है कि गलत आपने लिखा है। तो ये क्या क्या है इसकी मूल भावना आप लिख दीजिए कमेंट्स में। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड है ये, कि मैंने जैसे कहा कि जो आप पार्टी है वो उसका अपोज करेगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने उसको कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिफाई करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में दिया जा रहा है। अब ये सही है गलत है ये मेंस का क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस हम मेंस के टाइम पे करेंगे, बट अभी मोर और लेस आप फैक्ट्स क्या है और बिल में क्या है वो आप देख लीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट भी इसमें कर दिया है कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। और अच्छा, ये जो जजमेंट्स था, ये जो 2018 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट था, जिसमें कि ये सेटल कर दिया गया था कि किस तरीके से होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहा गया था कि कोई नया एक इस तरीके से बिल में अमेंडमेंट करके क्लेरिफाई कर दिया जाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके सीएम है, उनके बीच में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था मेंस में, उस समय के मेंस में आया था। तो चूँकि अभी फिर से न्यूज़ में है तो वो जजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए ना। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये कई बार बता चुका हूँ कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होना चाहिए टू बी कॉल्ड इट एज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसे कहते हैं, और ये भी बताइए कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है, कितनी होनी चाहिए और कितनी है, क्योंकि अभी कुछ लोग अभी रिटायर भी हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नाउ दिस इज़ एडिटोरियल। नाउ अब एडिटोरियल और आर्टिकल में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कवर करना है। तो आज देखते हैं हमारे काम की चीज़ क्या है। पहला जो आर्टिकल है वो केरला इलेक्शन के ऊपर है। तो यूपीएससी में ज़्यादा कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम में। बस इतना इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी किस तरीके की पार्टीज़ हैं। तो एक वहाँ पे यूडीएफ फ्रंट है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है केरला में, जिसका कि मेन है वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी उसको लीड करती है। एक दूसरा फ्रंट है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ है, जिसको सीपीआईएम लीड करती है। और ऑब्वियसली एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी लीड कर रही है। तो ये तीन मेन मेजर फ्रंट है केरला इलेक्शन में। और केरला इलेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस, अगर डेमोग्राफी वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है और क्रिश्चियंस भी हैं, तीनों की प्रेजेंस हैं। तो ये एक थोड़ा सा केरला में चेंजेस हैं केरला की डेमोग्राफी के हिसाब से। और ऑब्वियसली बाकी जो चीज़ें हैं लिटरेसी वगैरह एक्सेट्रा वो तो है ही। तो इलेक्शन के हिसाब से इतना, यूपीएससी के हिसाब से इतनी चीज़ें आपको पता रहे क्या क्या है। और बाकी ज्योग्राफी आप देख लीजिएगा, केरला की ज्योग्राफी आपको क्लियर है, कहाँ तिरुवनंतपुरम है, कहाँ कासरगोड है, क्योंकि वहाँ काफ़ी और भी चीज़ें हैं। आईएसआईएस के भी रिक्रूट हुए थे, तो काफ़ी वहाँ पे इशू चल रहते हैं। बट यूपीएससी के हिसाब से उसकी ज्योग्राफी आपको क्लियर रहे। और पॉलिटी के हिसाब से कि कितने कितने वहाँ पे फ्रंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यही चीज़ हम करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे आ सकते हैं, लेकिन लोकल पॉलिटी पे नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो तभी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, कई लोगों ने आंसर भी किया है। तो अगेन जिन्होंने नहीं आंसर किया, अगेन उनके लिए मेरा क्वेश्चन है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये क्या पोस्ट होती है और इसमें इलेक्ट होने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या प्रावधान है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में जहाँ पे प्रावधान है या जहाँ पे मेंशन किया गया है। तो डेट यू राइट इनटू द कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी हिंदू में इस पे आर्टिकल भी लगातार आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में क्या, इस आर्टिकल में दिस नथिंग न्यू। इस आर्टिकल में सिर्फ ये कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है उसका रेपुटेशन है, जो मेन इलेक्शन कमीशन है उसका रेपुटेशन है, और पीपल लुक इट विथ गुड रेपुटेशन। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका जो पावर है या फिर उनका जो उतना सम्मान या उतनी रेपुटेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसमें जो करंट ब्यूरोक्रेट है उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर्स रहता है। तो इसीलिए वो फ्री एंड फेयर पोल नहीं करा पाते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, जो लोकल बॉडी पोल्स वगैरह होते हैं उनको कंडक्ट कराता है, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ दोनों का ना। अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बात करें तो हम लोग चले जाते हैं पंचायत और नगर निगम का इलेक्शन, और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं उन पे चले जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है फिर उस पे चले जाते हैं। तो ये भी आप चीज़ें देख लीजिएगा कि ये पंचायत सिस्टम, 3 टायर पंचायत सिस्टम ये कब लागू हुआ था, और भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल के तहत इनका प्रावधान है। तो बाकी इसमें यही कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो ऑब्जर्वेशन अच्छा है, और जो सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या उनका हेड नहीं बनना चाहिए, विच इज़ अ गुड ऑब्जर्वेशन, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल है, ये है केरला में ऊपर, और केरला की फ़िलॉसफी और बाकी जो लेफ़्ट आपका रेडिकल पॉलिटिक्स बाय लुकिंग लेफ़्ट, इन सब के ऊपर है। तो हमारे यूपीएससी के हिसाब से कोई इसका ज़्यादा लॉजिक नहीं है। एंड देन दिस पर्टिकुलर, ये भी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर है। तो यू कैन रीड फॉर योर नॉलेज, बट इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। हिस्टोरिकल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, तो ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड ना। ये आर्टिकल ये क्वाड के ऊपर है, तो हम इसमें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वाड में लगातार 3 दिन से हम लोग कवर कर चुके हैं, क्वाड के बारे में बता चुका हूँ, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जैसे ही सबमिट होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होगा ये मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से बस आप याद रखें कि क्वाड की मीटिंग हुई, कब हुई, वर्चुअल हुई, और उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में किन किन जो पॉइंट्स हैं उनका जिक्र किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, कल का वीडियो आप देख लीजिए, 5-7 मिनट का वीडियो है कल का। तो उसमें क्वाड का जो जॉइंट स्टेटमेंट था
उसको मैंने बताया है। और ये जो आर्टिकल है यू कैन रीड, आप इसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप इसको रख सकते हैं मेंस के उसमें, जो आप मेंस के लिए नोट बना रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का साथ ही साथ चलेगा। लेकिन चूंकि ये एनालिसिस बेस्ड है, और एनालिसिस में कई बार कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको कि क्वाड में कितने मेंबर्स हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, और अभी जो समिट हुआ था उसमें वैक्सीन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, 5G नेटवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन सब चीज़ों पे बात हुई थी। तो वही सब चीज़ें इसमें रिपीट की गई है। और लेकिन आप इसको रख सकते हैं, जब आपका प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा तो देन यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रहे, पॉक्सो एक्ट, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है। तो इसकी जो मेन कुछ सेक्शंस हैं वो आप अपने नॉलेज में रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है कि इसमें क्या है पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होते रहता है। तो बस आपको ध्यान रहे कि एक्ट कब बना और क्या इसके मेजर प्रोविजंस हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो जोमेटो का केस है, जिसमें एक मॉडल है और जो डिलीवरी बॉय है, तो जो सोशियोलॉजी वगैरह जिनका ऑप्शनल्स हैं, और इवन पॉलिटिकल साइंस के भी जो ऑप्शनल हैं, तो वो भी अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, पावर की थ्योरी है, एलिट की थ्योरी है, उसमें इस केस स्टडी को, चूँकि रीसेंट केस स्टडी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ें है। इनफैक्ट फ़िलॉसफी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये केस स्टडी के रूप में ये है। तो इस केस स्टडी को याद रखिएगा मेंस के पेपर में, अगर इफ़ इट्स देयर तो यू कैन यूज़ दैट। उसके अलावा उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ज़्यादा नहीं है। ओके ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जीएसटी, तो जीएसटी में कई बार मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र भी किया है। तो एक ये प्रपोजल चल रहा था कि पेट्रोल डीजल जो है, जो फ्यूल्स हैं, उनको जीएसटी के अंदर लाने के लिए। तो जीएसटी में आपको मालूम होगा कि काफ़ी जितने जो सर्विसेज हैं या बाकी जो गुड्स हैं वो ऑलरेडी जीएसटी के अंदर हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ही रखा गया है, उसकी टैक्सिंग। तो उसको लाने का प्रपोज़ल था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है और उसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। तो आंसर दिस क्वेश्चन कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर ना रखने का क्या मेजर कारण है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि इसकी टैक्सिंग अलग टाइप से होती है। तो आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर सिंपली है, इसका आंसर का मैं हिंट दे देता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल डीजल के अलग अलग रेट होते हैं। तो क्या क्यों होते हैं, जब अगर आप ये बता दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई जीएसटी के अंदर ना रखने का क्या कारण है। एंड देन यू राइट इनटू द कमेंट्स इसके फ़ायदे और नुकसान क्या, अगर इसको जीएसटी के अंदर लेके आते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और जीएसटी के बाहर रखते हैं तो क्या फ़ायदे हैं। तो यू राइट ऑन दैट। ओके, ओके, बाकी कुछ इस तरीके के जो मेजर हमारे उससे रिलेटेड, वी डोंट हैव एनीथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट्स में ये है कि जब से आत्मनिर्भर भारत जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था, तो इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स डाउन बाय 33%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडियन आर्म इंपोर्ट्स है वो 33% डाउन हो गया है। ओके, और उसमें कई चीज़ें, उसमें रीज़न भी हैं कि हमने खुद से ही पिछले साल हमने कई इस तरीके का डिसाइड किया था कि कई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम भारत में ही बनाया जाएगा। ओके, देन वी विल मूव नेक्स्ट टू, ओके, ये एक सोशियोलॉजी के हिसाब से एक पॉइंट हो सकता है कि कंसर्न ओवर बुर्का बैन इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो बुर्का बैन की बात कही गई है उसको लोगों कंसर्न दिखाया। तो ये सोशियोलॉजी के हिसाब से और पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरी है या फिर उससे रिलेटेड है ये। तो ये मेंस में आप यूज़ करेंगे, प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, लेकिन मेंस में आप इसकी कटिंग रख लीजिएगा कि क्योंकि अभी हाल में बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये बैन किया गया था पब्लिक प्लेसेस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो देखने को मिल रहा है। तो इसका एनालिसिस हम करेंगे मेंस के दौरान में, बट आपका ये चीज़ आपके फैक्ट्स में ये रहे। ओके, ये ऑब्जर्वेशन है जो बाइडेन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो एशियन अलायंस है
एशियन अलायंस मतलब जो एशियन की बाकी कंट्रीज़ हैं चाइना के अलावा, उनके साथ भी ये करने की कहा है कि जो अलायंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि वो चाइना को एक इम्पॉर्टेंट वो मान रहे हैं, इम्पॉर्टेंट अपना काउंटर पार्ट मान रहे हैं या इम्पोर्टेंट चैलेंजर मान रहे हैं। तो उसके लिए अमेरिका कोशिश में है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं एशिया की, उनके साथ में अच्छा पार्टनरशिप डेवलप किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद कहा है। तो दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रिटेल इन्फ्लेशन पे पूछा था, तो मैंने पूछा था कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन के ऊपर है। तो आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर आपने आंसर नहीं किया तो अगेन आई विल आस्क कि जो इन्फ्लेशन है वो कैसे मेज़र किया जाता है और कौन कौन से अलग अलग इंडेक्स है जिससे कि इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, और इसमें क्या कैसे मतलब मेज़र होता है, क्या इसका आधार है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में यही सब क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको बता दूँ 15 से 20 नंबर, मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन तक इकोनॉमिक्स के आ सकते हैं। तो अगर जहाँ 55 आपका कट ऑफ है वहाँ पे अगर 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको इकोनॉमिक्स से मिल रहे हैं तो उसको ढंग से तैयार करिए। और बेसिक चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये भी आ सकता है, तो ये आप बैठ के 15 मिनट में इसको आप तैयार कर लेंगे कि अलग अलग टाइप के इन्फ्लेशन क्या है, कैसे कैसे इसको मेज़र किया जाता है। और लगातार जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लगातार आप तैयार करोगे तो 1 महीने में आप डिफरेंस देखोगे कि कई चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम होती है, तो उसको आप ज़रूर तैयार करिए। ओके, ये ट्रेड डेफिसिट के ऊपर है। ट्रेड डेफिसिट जो है भारत का 12.62 बिलियन है। तो जिनको नहीं मालूम है वो लिखेंगे कमेंट्स में कि व्हाट इज़ ए ट्रेड डेफिसिट और कैसे इसको मेज़र किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी या बेसिक किताब भी पढ़ी होगी आपने, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। अगर पता है तो ट्रेड डेफिसिट लिखेंगे, कैसे इसको मेज़र किया जाता है। और ट्रेड डेफिसिट मतलब ये ध्यान रहे, जब ट्रेड डेफिसिट आप मुझे बताओगे तो आप मुझे सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये मत बताओ, मतलब ये भी फिर पढ़ो उसमें कि जो एक्सपोर्ट इंडिया करता है तो उसमें मेजर एक्सपोर्ट कंपोनेंट क्या क्या है, एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इंडिया। सॉफ्टवेयर करता है, क्या फार्मास्यूटिकल्स करती है, ठीक है। और इंपोर्ट क्या क्या है इंडिया का, ऑयल गैस इंपोर्ट करता है, क्या क्या चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करती है, मैक्सिमम मेजर जो है परसेंटेज वाइज लाइक 50% टोटल लेट्स से इंपोर्ट का 70% तेल है या 30% तेल इंडिया इंपोर्ट करता है, फिर फार्मास्यूटिकल्स करता है। तो ये आप चीज़ को आपको क्लियर रहे कि इंडिया का एक्सपोर्ट प्रोफाइल क्या है, इंपोर्ट प्रोफाइल क्या है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड चीज़ आपको ये मालूम रहे कि कंट्रीज़ कौन से हैं, एक्सपोर्ट किस कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है और इंपोर्ट किस कंट्रीज़ से ज़्यादा होता है, मेजर कंट्रीज़ है। तो आप दोनों ही जो प्रोफाइल है आप कमेंट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे कि किस कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है और फिर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कब से इंपोर्ट करता है इंडिया। तो ये आप इसको तैयार कर लीजिए। और पढ़ने का तरीका ये है कि मैंने आपसे ट्रेड डेफिसिट पूछा तो आप मुझे आगे ट्रेड डेफिसिट का डेफिनेशन नहीं देंगे कि सर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेंगे तो ट्रेड डेफिसिट निकल गया, नहीं। ये पर्पस नहीं है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि व्हेन आई एम आस्किंग यू अबाउट ट्रेड डेफिसिट, दैट मीन्स दैट यू गिव मी 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया। तो 360 डिग्री आप एनालिसिस करेंगे देन यू विल राइट कि मेजर ट्रेड्स क्या क्या करता है इंडिया, क्या एक्सपोर्ट करता है मेजरली, क्या इंपोर्ट करता है, कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट है। और पिछले 3 साल का आप कम से कम ग्राफ देख लीजिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, और ये देखिए किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है या किसके साथ सरप्लस में है, किसके साथ डेफिसिट में है। तो ये एनालिसिस करके आप कम से कम आप लिखेंगे तो कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप कि आप उसको लिखेंगे कमेंट्स में। एंड दिस इज़ द वे, ये तरीका है पढ़ाई का। और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं गया है। और जो स्टूडेंट सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की डेफिनेशन पढ़ लेगा या सिर्फ एक्सपोर्ट देख के चला गया, इंपोर्ट नहीं पढ़ा है, तो फिर वो वहाँ पे एग्ज़ाम में फिर वो फंस जाएगा। तो इसीलिए जब भी पढ़ो 15 मिनट की जगह आधा घंटा डिवोट कर दो उस टॉपिक पे, क्योंकि वो आधे घंटे में 2 नंबर के क्वेश्चन आपके 100% तैयार हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आप ध्यान दो। ओके, नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप देखो, ये न्यूज़ है मेजॉरिटी ऑफ आईटी फर्म आई शिफ्ट आउट ऑफ हरियाणा। मतलब जो आईटी कंपनीज़ हैं वो हरियाणा से शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। और ये न्यूज़ क्यों आ रही है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि जो हरियाणा का एक नया कानून अब पास हुआ है कि 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल्स को, उसके रुझान, उसके आउटकम आने शुरू हो गए।
तो कई बच्चों ने आंसर दिया था, नहीं दिया तो आप तुरंत जाएंगे आंसर्स देंगे। अब इस डेटा के साथ में आप आंसर दीजिए, क्योंकि मेंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला, हो सकता है प्रीलिम्स में भी आ जाए। प्रीलिम्स में आ जाएगा कि कौन कौन से किस राज्यों में कितना परसेंट देने की बात हो रही है। अब ये हो रहा है कि जो 500 वहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आईटी बेस्ड ITS बेस्ड कंपनी 500 कंपनीज़ हैं गुड़गांव में, गुड़गांव और आसपास, और 4 लाख लोगों को नौकरी मिली है। और ये कानून आने के बाद में वो बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे, हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बहुत मतलब ये भी एक एग्जांपल है कि किस तरीके से कानून हम बना के अपने ही स्टेट की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब और मान लीजिए कि अगर ये हैदराबाद बैंगलोर नहीं जाएंगे तो हो सकता है शिफ्ट होकर फिलीपींस चले जाए, वियतनाम चले जाए। तो ये डेंजर था, ये कानून जब बन रहा था तो ये डेंजर तो था ही। काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इस तरीके का आउटकम आ सकता है। तो ये आउटकम है इसका। लेट्स सी गवर्नमेंट का क्या इसका, हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। बट मीनवाइल आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि ये जो कानून है, इस तरीके के कानून बनाने की बात हो रही है, एक्ट बनाने की, कि लोकल जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उस राज्य के जो डोमिसाइल है, उन्हीं को रिजर्वेशन कर दो, 75% रिजर्वेशन। अभी मध्य प्रदेश भी वो कर रहे हैं, तमिलनाडु ने भी ये कहा है, DMK जो पार्टी है, कि गवर्नमेंट बनेगी तो जॉब पूरे रिजर्व कर दिए जाएंगे लोकल्स के लिए। तो बहुत दिस आर नॉट द गुड डिसीजंस, बट जो भी लिए गए हैं, किस तरीके से लिए गए हैं, क्या सोच के लिए गए हैं, दैट नीड्स टू बी सीन, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आने पे मालूम चलेगा। हो सकता है कोई वर्कअराउंड इसमें दिया जाए, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके। उसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट किसी का नाम रहे स्पोर्ट्स में तो आपको ध्यान रहे कि किसी का कुछ नाम आ जाए, जैसे यहाँ पे अनु रानी का नाम आया है, तो अगर कुछ जीतती हैं ये तो आपको ध्यान रहे। हो सकता है कि 1 नंबर का बस क्वेश्चन आएगा, ऐसे कोई आता भी है तो बस इसी से आप पढ़ लेंगे, या बाद में कोई कंपाइल लिस्ट है उससे पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, इनकी लिस्ट थोड़ा सा देखे रहेंगे आप, तो इसके बाहर नहीं आना चाहिए। जो पेपर में आ रहा है नाम, कुछ अवार्ड्स वगैरह जीत रहे हैं स्पोर्ट्स में, इसके आसपास ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो उसको तैयारी वैसे करते रहना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी आज के करंट अफेयर्स से। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू, तो यू आंसर ऑल दोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय।